गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, भारतीय इतिहास की अगली क्लास में एक सिंधु घाटी सभ्यता के एक विस्तृत अध्ययन के बाद हम आगे बढ़ते हुए प्रारंभ करते हैं एक महत्वपूर्ण राजवंश, चोल राजवंश, जो दक्षिणी भारत का है, चोल साम्राज्य। देखिए, जब भी हम चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे है कि भारतीय उत्तरी भारत का जो इतिहास है या जो मुख्य भारतीय इतिहास हम पढ़ते हैं उसी के समानांतर ये दक्षिणी भारत में एक लगातार साम्राज्य प्रगति करता है। महत्वपूर्ण टॉपिक है और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में भी काफी मात्रा में यहां से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, इस साम्राज्य की जो बात करें वो हम पहले मैप के जरिए समझने का प्रयास करेंगे कि कहां से कहां तक विस्तृत था और किस क्षेत्र में था, और उसके बाद एक एक करके इनके शासकों की और उनकी इस वंश के द्वारा जो इनकी उपलब्धियां हैं उनके बारे में भी हम विस्तृत से चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, जो ये चोल साम्राज्य है ये 9वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य का मैंने लिखा है। चोल साम्राज्य को एक विस्तृत रूप से पढ़ने से पहले इसकी एक पृष्ठभूमि या क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। देखिए, हम अगर दक्षिणी भारत का ये दक्षिणी भारत का कुछ हिस्सा है, मैं एक मैप ड्रॉ कर रहा हूं सामान्य। ये है विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो मध्य प्रदेश के आसपास है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। और इसी के दक्षिण में, इस विंध्याचल के दक्षिण में यहां तुंगभद्रा नदी, तो इस विंध्याचल से लेकर तुंगभद्रा नदी के बीच वाले जो हिस्सा है इसको तो कहा जाता है दक्षिणापथ। क्या कहते हैं? दक्षिणापथ। इन दोनों के मध्य में विंध्याचल और तुंगभद्रा नदी के जो बीच वाला हिस्सा है उसे कहा जाता है दक्षिणापथ, यानी दक्षिणी भारत की तरफ जाने वाला पथ या रास्ता। और इस तुंगभद्रा नदी से लेकर जो कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी है, यहां से लेकर कुमारी जो अंतरीप है, कुमारी अंतरीप यानी कन्याकुमारी तक। कहां तक? कुमारी अंतरीप, जिसको कन्याकुमारी भी कहते हैं, वहां तक का जो क्षेत्र है इसे तमिल प्रदेश या सुदूर दक्षिण, या क्या कहते हैं, सुदूर दक्षिण भी इसको कहा जाता है। ध्यान रहे, प्रश्न यहां से भी बनते हैं कि सुदूर दक्षिण कहां से प्रारंभ होता है या दक्षिणापथ में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है। तो यहां ध्यान रहे, विंध्याचल पर्वत से लेकर जो तुंगभद्रा नदी है वो इलाका दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता है, और उसके नीचे वाला तमिल प्रदेश यानी सुदूर दक्षिण के नाम से जाना जाता है। अब प्राचीन काल की बात करें, यानी हम बात कर रहे हैं लगभग जो ईसा पूर्व से लेकर यानी 100 ईस्वी से लेकर लगभग 12वीं 13वीं शताब्दी तक का जो समय है, उस समय में इस तमिल प्रदेश में, इस दक्षिण प्रदेश में 3 प्रमुख राजवंश होते हैं जिनका नाम है चोल, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा है चेर और है पांड्य। ये 3 प्रमुख राजवंश है जो इस दक्षिणी भारत में, इस भारत के इस हिस्से में अपना साम्राज्य विकास करते हैं। तो इनकी बात करें तो यहां तो है चोल, जिनकी तंजौर राजधानी थी, और सबसे नीचे की तरफ है पांडे, यानी इस हिस्से में जो है वो पांडे, और इस तरफ है चेर। ये वाला जो हिस्सा है ये चेरों के हिस्से में आता था, चेर साम्राज्य यहां पर बना हुआ था। बाद में चोलों ने अपना विस्तृत साम्राज्य कायम किया, पांड्य राज्य तक, तिरुचिरापल्ली जो इलाका था वो इलाका तक इन्होंने जीत लिया था। तो यानी काफी विस्तृत साम्राज्य इन चोलों का रहा, और यहां तक कि इस समुद्र को पार करके श्रीलंका तक इन्होंने विजय प्राप्त की थी। श्रीलंका, बंगाल की खाड़ी, उधर उत्तर में उड़ीसा, कलिंग तक इन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो यानी एक तरह से इनका विस्तृत साम्राज्य बन गया था चोलों का। तो देखिए, इन चोलों के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करते हैं कि कहां से इनकी जानकारी और कौन कौन इनके इस वंश के प्रमुख शासक हुए। तो चोल, चेर और पांड्यों के बारे में। अब देखिए, इस वंश की सबसे पहले हम जानकारी के स्रोतों की बात करते हैं कि जानकारी कहां से प्राप्त होती है। इसकी जानकारी के स्रोत साहित्यिक स्रोत भी हैं, और यूं कहें कि जो अभिलेख है,
अभिलेख यहाँ से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ जो तमिल भाषा में लिखे हुए अभिलेख है, साहित्यिक स्रोत इतने प्रचुर नहीं है या इतना आज भी उपलब्ध नहीं है, किंतु जो अभिलेख थे, जो दान पत्र दिए गए, दान पात्र दिए गए, उनसे यहाँ की जानकारी विशेष रूप से मिलती है। तो जानकारी के स्रोतों में हम सबसे पहले देखते हैं अभिलेख। किसके बारे में बात करते हैं? अभिलेखों के बारे में। अभिलेखों के बारे में सबसे पहले बात करें तो यहां से जो मिला है वो है राजराज प्रथम से संबंधित 2 अभिलेख है, जिनका नाम है लीडन दान पात्र, लीडन दान पात्र। इन शासकों के द्वारा दिए गए थे। और साथ ही एक दूसरा और है, किससे संबंधित है लीडन दान पात्र? राजराज से संबंधित है। राजराज इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, राजराज प्रथम इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था, उसके संबंधित ये दान पात्र है। इसने वहां संबंधित जो व्यक्ति था उस या जो थे उनको दान में दिया था, और साथ में प्रशस्ति पत्र जो दान पात्र जिसको कहा गया। इसके अलावा राजराज से ही संबंधित तंजोर जो दान पात्र मिला है वो भी किससे संबंधित है? राजराज प्रथम से। तो दो अभिलेखिक स्रोत तो जो है राजराज प्रथम से संबंधित है। और इस तंजोर की बात करें तो इसमें इसकी ऐतिहासिकता का भी वर्णन मिलता है। ये ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला बात करें इस वंश के जो अभिलेखित स्रोत हैं उसमें है राजेंद्र प्रथम से संबंधित अभिलेख, जिसमें है एक तो तिक्वा लंगाड़ू और साथ ही करंदे दान पत्र। ये दोनों के दोनों राजेंद्र प्रथम से संबंधित है। कौन कौन से? तिक्वा लंगाड़ू और दूसरा है करंदे। ये स्थान है विषय इसी तरह से नाम आने वाले हैं, तो थोड़ा ऐसा नहीं सोचे कि हम किस तरह से याद होंगे। नाम इसी तरह के हैं क्योंकि तमिल है, दक्षिणी भारत है, तो शासकों के नाम भी इसी प्रकार से आने वाले हैं। ये दोनों के दोनों अभिलेख जो हैं, तिक्वा ये अभिलेख है, दान पत्र नहीं है, और करंदे अभिलेख, ये दोनों के दोनों किससे संबंधित हैं? राजेंद्र प्रथम, इस वंश का एक महान प्रतापी शासक राजेंद्र प्रथम से संबंधित ये दोनों के दोनों अभिलेख हैं। और इसके अलावा जो त्रिवेंदुपुरम है वहां से भी राजराज जो इस वंश का अगला शासक है राजराज तृतीय, वहां उसकी जानकारी मिलती है। त्रिवेंद्रपुरम अभिलेख है, वो किससे संबंधित है? राजराज तृतीय। यहां यही प्रश्न बनता है कि राजराज प्रथम की जानकारी कहां से मिलती है, या राजेंद्र प्रथम की जानकारी के स्रोत क्या है, या राजराज तृतीय की जानकारी के स्रोत क्या है। ये हम बात कर रहे थे जो लिखित स्रोत है या अभिलेख है उनके बारे में। इसके अलावा एक अन्य स्रोत और है मणिमंगलम। कौन सा है? मणिमंगलम की बात करें, ये जो अभिलेख है ये राजाधिराज प्रथम, इस वंश का एक अन्य प्रतापी शासक होता है राजाधिराज प्रथम की है, जो लंका विजय करता है, यानी दक्षिणी भारत में जाकर लंका की विजय करता है, उसके बारे में है राजाधिराज प्रथम। और इसकी क्या? लंका विजय का इसमें वर्णन है। तो देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण शासक है। यहां ये नाम आने वाले हैं प्रथम द्वितीय। फिर से बता दूं, मैं पहले भी क्लास में बता चुका हूं, प्रथम द्वितीय का यहां समीकरण किया जाता है कि इसी वंश में एक ही नाम के कई शासक हुए। राजराज प्रथम नाम के साथ प्रथम इसलिए जोड़ दिया गया क्योंकि इसके बाद भी अन्य शासक राजराज के नाम से हुए। तो ये राजराज प्रथम है, राजेंद्र प्रथम है, राजराज तृतीय। तो ये थे इस वंश की जानकारी के अभिलेख या दान पत्र जो थे। लीडन दान पत्र, तंजोर दान पत्र ये राजराज प्रथम से संबंधित है। तिक्वा लंगाड़ू और करंदे दान पत्र किससे संबंधित है? राजेंद्र प्रथम। इसके अलावा त्रिवेंदुपुरम और मणिमंगलम, ये त्रिवेंदुपुरम तो है राजराज तृतीय और मणिमंगलम है राजाधिराज प्रथम की लंका विजय का इसमें वर्णन है। इसके बाद देखिए हम कुछ जानकारी के स्रोतों में जो साहित्यिक स्रोत हैं, ये तो थे क्या थे? अभिलेख।
अब हम बात करते हैं साहित्यिक या जो रचनाएं मिली हैं। अब साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो तमिल में ज्यादातर ग्रंथ लिखे हुए हैं इस संबंध इस काल में, क्योंकि तमिल प्रदेश था, इस पूरे प्रदेश को तमिल प्रदेश के नाम से जानते थे, तो यहां तमिल भाषा में ज्यादातर ग्रंथ लिखे गए हैं। और उन ग्रंथों में सबसे पहले जो बात करते हैं वो है जयगोंदार का लिखित कलितुंग पर्णी। तो साहित्यिक स्रोतों में पहला बात करते हैं किसका, जयगोंडार, और इसका कलिंग तुंगपर्णी। किसका लिखा हुआ है, जयगोंडार का लिखा हुआ है, जो कुलोतुंग इस वंश का शासक हुआ, कुलोतुंग प्रथम, जो चालुक्य वंश से संबंधित था। बाद में हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। कुलोतुंग प्रथम के बारे में ये लिखा हुआ है जयगोंदार द्वारा। कुलोतुंग प्रथम। तो नंबर 1 रचना हो गई जयगोंदार की, महत्वपूर्ण रचना है, तमिल भाषा में लिखी हुई है। इसके अलावा ओटकट्टम, जो ओटकट्टम है उसकी लिखित 3 उलाएं हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। नाम इसी तरह से आने वाले बता चुका हूं। ओटकट्टम की 3 उलाएं। क्या होती है उलाएं? जीवन चरित्र। क्या होती है? जीवन चरित्र। तो देखिए यहां पर जो ओटकट्टम था वो इस दक्षिण भारत के जो चोल वंश हैं इसके प्रमुख शासकों जैसे राजराज है और अन्य जो शासक थे कुलोतुंग है, उनके बारे में, उनके जीवन चरित्र की रचनाएं करता है। तो ये उलाएं नाम से जानी जाती है। ये भी इस वंश की जानकारी का साहित्यिक स्रोतों की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा अगला साहित्यिक स्रोत है वो है महत्वपूर्ण है बुद्ध मित्र का, और बुद्ध मित्र का वीर सोलियम। बुद्ध मित्र ने वीर सोलियम नामक एक ग्रंथ लिखा जो वीर राजेंद्र इस वंश का यानी अंतिम शासकों में गिना जाता है। वीर राजेंद्र से संबंधित ये रचना लिखी हुई है बुद्ध मित्र की। अगले साहित्यिक स्रोत की ओर देखें तो वो है यहां पर सेकुलकार था, और उसका पेरियम पुराणम महत्वपूर्ण ग्रंथ है इस जानकारी का। किसका? सेकिल्लार या सेकिलकार का पेरियम पुराणम। तो साहित्यिक स्रोतों में देखिए ये 4 महत्वपूर्ण है, मैं ये याद कर लेंगे, काफी हमें इनके साथ संबंधित लेखक का नाम और किससे मतलब क्या रचना है, उन 2 चीजों को याद कर लेंगे, हमारे लिए काफी होगा। जरूरी नहीं है हमें शासक का नाम याद हो, किससे संबंधित है। हमें केवल इतना याद करना है कि जयगोंदार की कलितुंग पर्णी है, ओटकट्टम का 3 उलाएं लिखी है, जीवन चरित्र है, बुद्ध मित्र का वीर सोलियम है और सेकिलकार का पेरियम पुराणम है। ये रचनाएं महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर बात करें जानकारी में तो यहाँ जो इस चोल वंश के जितने भी सिक्के थे, स्वर्ण रजत जो सिक्के हैं वो इकट्ठे एक जगह से मिले हैं, वो है धवलेश्वर। धवलेश्वर से इनकी सिक्कों की निधि प्राप्त हुई है। ध्यान रहे, धवलेश्वर एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां से क्या मिला है, चोल शासकों के या जो इस वंश के शासक हैं उनके स्वर्ण सिक्कों की निधि। रजत भी थे पर ज्यादातर मेनली स्वर्ण सिक्के ही यहां से मिले हैं। स्वर्ण सिक्कों की निधि मतलब एक भंडार मिला है जहां से इकट्ठे काफी मात्रा में सिक्के मिले हैं धवलेश्वर से। ध्यान रहे, ये भी इनकी जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर विदेशी बात करें, विदेशी साहित्यकारों की, तो उसमें चीन का नाम प्रमुख आता है क्योंकि कुलोतुंग प्रथम के समय में यहां से चीन में राजदूत जाते हैं, तो उनके बारे में भी, और यहाँ जो चीन यात्री यहाँ भारत में आते हैं उनका वर्णन भी। उनमें से है चाउ जू कुआ, एक लेखक है चीनी, चाउ जो, तो इसके वर्णन से भी किसकी जानकारी मिलती है, चोल वंश के शासकों की, चोल साम्राज्य की जानकारी यहां से प्राप्त होती है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण है विदेशी स्रोतों में।
तो ये है कुछ इस वंश के महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत। आगे देखते हैं इस वंश के एक एक करके प्रमुख शासकों के बारे में। ध्यान रहे, जयगोंडार का कलितुंग पर्णी साहित्यिक स्रोतों में है। ओटकट्टम की 3 उलाएं, बुद्धमित्र का वीर सोलियम से, किलकार का पेरियम पुराणम और धवलेश्वर से स्वर्ण सिक्कों की निधि मिली है। चाउ जो हुआ चोल वंश का वर्णन करने वाला चीनी इतिहासकार या यात्री है। आगे बढ़ते हैं चोल वंश के बारे में पढ़ते हुए। तो देखिए, इस चोल वंश के बारे में अब हमारा जो प्रारंभ है जानकारी के स्रोत हो चुके। अब इसको प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा मैं एक बताना चाहूंगा विशेष बात, कि मैंने यहां लिखा है 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी। ये इस वंश की दोबारा जिसको कहते हैं पुनर्स्थापना वो हुई थी। यानी वंश काफी पुराना था, लगभग ईसा से पहले ही इसकी स्थापना हो चुकी थी। जो पुराने राजा हैं उनमें करिकाल है, इलंजेट चेल्ली है, इस तरह के शासकों के नाम मिलते हैं। देखिए, वो उस काल को क्या कहा गया है, संगम युग, जो लगभग माना जाता है 100 ईसा से 250 ईस्वी तक का माना जाता है। इस संगम युग काल में जो 3 वंश मैंने बताए, चोल, चेर और पांडे, इन राजाओं ने इकट्ठे होके एक जगह होके बड़ी साहित्यिक रचनाओं की बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं करी। कुछ कवि हुए, जिनमें जो सबसे महत्वपूर्ण लिखा गया वो है एत्तु तोंगे, जिनका पूरा नाम है, उसे एक अष्टपद्यावरी कविता है वो लिखी गई थी। नाम था एत्तु तोंगे नारणे क्रुदोंगे ए गुरु नुरु पदिरुपत्तु कलु तोंगे अह नानरु और पुरु नानरु। ये एक इस समय की रचना विशेष है। संगम युग को हम विस्तार से संगम युग में जब पढ़ेंगे तब इसको विस्तार से देखेंगे। तो इस समय में, इस संगम युग के समय ही चोल वंश की साम्राज्य की या चोल शासकों की यहाँ साम्राज्य यहाँ बन चुका था। और इस समय जो सबसे प्रमुख शासक था वो है करिकाल। कौन है? करिकाल। एक लंबे अंतराल के बाद लगभग ये 200-250 के आसपास ये वंश एक तरह से पतन हो जाता है, इस चोल वंश का जो पहले वाला था। और उसके बाद एक लंबे समय तक ये एक छोटे से क्षेत्र में या एक सामंत के रूप में ये कार्य करते हैं। और फिर 850 ईस्वी के लगभग, यानी 9वीं शताब्दी, कब की बात है, 9वीं शताब्दी में इस वंश की पुनर्स्थापना होती है। फिर से एक बार ये वंश उठ खड़ा होता है और 13वीं शताब्दी तक दक्षिणी भारत का एक महत्वपूर्ण शासक बनता है। देखिए, हमने पढ़ा था सम्राट अशोक मौर्य काल, वहां भी हमने देखा था कि अशोक के साम्राज्य के समय भी दक्षिणी भारत की ये जो साम्राज्य है, दक्षिणी क्षेत्र, वो स्वतंत्र था। यानी यहाँ चोल, चेर और पांडे स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे। ये कब की बात है? ईसा से पहले की, जब मौर्य साम्राज्य था, यानी 323 ईसा पूर्व में स्थापना हुई थी। उसके बाद 850 में ये फिर से एक नए साम्राज्य की स्थापना होगी। अब ये जो करिकाल है, इस वंश का प्रारंभिक शासक है, इसकी जो जानकारी है वो एक रुद्र कन्नार है, लेखक है, कवि है, और इसका एक ग्रंथ है पट्टेण पाले, उससे इसकी जानकारी मिलती है। पट्टेण पाले ग्रंथ है, वहां से इसकी जानकारी मिलती है। करिकाल के बारे में कहा जाता है कि काले पैर वाला है, शत्रुओं के लिए मदमा हाथी के रूप में है। अलग अलग इसकी विचारधाराएं मिलती हैं, किंतु हमें यहां ना जाकर संगम युग में हम इसको विशेष रूप से पढ़ेंगे कि कौन कौन से शासक हुए और क्या उपलब्धियां रही। अब हम जो पढ़ने वाले हैं चोल साम्राज्य को, वो है 9वीं शताब्दी से। तो जो 9वीं शताब्दी से इस वंश का प्रमुख शासक वापस से उठ खड़ा होता है वो है यहां पर विजयालय। इस वंश की स्थापना करने वाला कौन है? पुनर्स्थापना कौन है? विजयालय। तंजौर को राजधानी बनाएंगे और तंजौर को राजधानी बनाकर अपना एक महत्वपूर्ण क्षेत्र या साम्राज्य कायम करने वाले हैं। लगभग कब की बात है? 850 ईस्वी से लेकर 871 ईस्वी तक का समय माना जाता है। किसका? विजयालय का। इस विजयालय ने क्या किया? ये पल्लवों का सामंत था, ज्यादा कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं था, और इनकी प्रारंभिक राजधानी थी, पल्लवों का सामंत है, स्वतंत्र होने का प्रयास करता है। कैसे करता है कि दक्षिण में जो पांड्य वंश है और पल्लव थे। देखो, पल्लव भी एक वंश है, मैंने बताया नहीं,
मैंने 3 ही वंश बताए, चोल, चेर और पांडे। यहां पल्लव भी शासन कर रहा था, तो इन दोनों के मध्य आपस में टकराट होता है, लड़ाई होती है। उस संघर्ष में क्या होता है, इस पल्लवों का सामंत है कौन, वो है विज्यालय। अब इनके आपसी संघर्ष में पल्लव जब कमजोर पड़ते हैं तो ये सामंत अपने आप को स्वतंत्र कर देता है विज्यालय। और जो इसका प्रारंभिक क्षेत्र था वो तो था उरेयूर, जो तिरुचुनापल्ली के समीप था, वहां का शासक मिलता है। प्रारंभिक कहां है, उरेयूर, जो कहां पर है, तिरुचुनापल्ली के समीप था। यही इनकी प्राचीन राजधानी थी। पर इस उरेयूर के बाद में यहाँ का अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करने के बाद में, उरेयूर का स्वतंत्र शासक घोषित करने के बाद में जब इनकी आपसी संघर्ष होता है, पल्लव जब कमजोर पड़ते हैं तो विज्यालय अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है और तंजौर को अपनी राजधानी बना लेता है। तंजौर इनसे जीत लेता है पल्लवों से। तंजौर को क्या करता है, तंजौर की विजय मान लेते हैं। तंजौर की क्या करता है, विजय करता है विज्यालय, और एक तरह से पल्लवों से अधीनता छोड़ देता है और स्वतंत्र शासक के रूप में अपनी साम्राज्य की स्थापना करता है। इसकी जो विशेष उपलब्धि है, इसने तंजौर को जीतने के बाद तंजौर में दुर्गा मंदिर का निर्माण करवाया था। कहां पर, तो ये इसकी विशेष उपलब्धि मानी जाती है। तंजौर में दुर्गा जो देवी हैं, दुर्गा का मंदिर निर्माण करवाया किसने, विज्यालय ने। तो देखिए ये इस वंश का प्रारंभिक शासक विज्यालय, जो इस साम्राज्य की पुनर्स्थापना करता है 850 से 871। पल्लवों का सामंत है, उरेयूर या तिरुचुनापल्ली के समीप शासन करता था, और बाद में तंजौर की विजय करके तंजौर में दुर्गा के मंदिर का निर्माण करवाता है और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है विज्यालय। इसके बाद आगे के शासकों के बारे में हम देखते हैं। विज्यालय के बाद अगला जो इस वंश का शासक है वो है आदित्य प्रथम। और आदित्य प्रथम पूरी तरह स्वतंत्र घोषित कर देता है अपने आप को। विज्यालय ने जो विजय प्राप्त की थी, उसके बाद विज्यालय के बाद इस वंश का जो हम दूसरा शासक देखने वाले हैं वो है आदित्य प्रथम। समय 871 से 907 ईस्वी का समय है। किसका, आदित्य प्रथम का। इसकी उपलब्धियों के बारे में बात करें आदित्य प्रथम की, तो इसने जो यानी पल्लव शासक जो अंतिम शासन कर रहा था, एक तरह से कमजोर पल्लव शासक थे, उन पे आक्रमण करता है। और उस समय पल्लवों का अंतिम शासक था अपराजित। याद रह जाएगा आराम से, पराजित कर देता है। कौन करता है, आदित्य प्रथम। अपराजित को पराजित कर स्वतंत्र चोल साम्राज्य की स्थापना करता है। कौन करता है, आदित्य प्रथम। महत्वपूर्ण चीज है कि जो काम विज्यालय ने अधूरा छोड़ा वो पूरा करने का बेड़ा किसने उठाया, आदित्य प्रथम ने। 871 से लेकर 907 तक का इसका समय निर्धारित किया गया है इतिहासकारों के द्वारा। और अंतिम पल्लव शासक अपराजित को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। तो पल्लवों की अंत हो गया। और इसके बाद इसकी जो अन्य विजय हैं, सुनिए यहां पर एक विशेष चीज है। यहां इसको पराजित करने के बाद इन्हें कोदंडराम, कौन सी उपाधि, कोदंडराम की उपाधि धारण की थी किसने, आदित्य प्रथम ने। ये उपाधि महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आदित्य प्रथम ने पल्लवों को पराजित करने के बाद में, और यहां मैं लिख देता हूं अपराजित, कहां किस वंश का था, पल्लव। तो अपराजित पल्लव को पराजित करके कोदंडराम की उपाधि भी ये धारण करता है। इसके अलावा गंग नरेश, यानी गंग जो उड़ीसा के क्षेत्र है, गंग नरेश जो पृथ्वीपति था उसको भी ये परास्त करता है। इसकी जो दूसरी उपलब्धि है वो क्या है, गंग नरेश पृथ्वीपति की पराजय। ये भी इसकी अन्य उपलब्धि है, ज्यादा हम विस्तार से चर्चा नहीं करने वाले, ठीक है, काफी है कि गंगों की इसके पराजय कर दी। इसके अलावा जो पांड्य थे दक्षिणी भारत में, उन पांड्यों में भी प्रांतक वीर नारायण की हरा देता है, प्रांतक वीर नारायण को।
कौन से वंश का है? पल्लव वंश, सॉरी पांड्य वंश का। तो परांतक वीर नारायण की भी क्या होती है? पराजय इसके द्वारा होती है, आदित्य प्रथम के द्वारा। इसके अन्य उपलब्धियों के बारे में बात करें तो देखिए, इसने एक वैवाहिक संबंधों के माध्यम से दक्षिणी भारत में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। देखिए, ये जो मैंने बताया दक्षिणी भारत में ये दक्षिणापद जिसको कहते हैं, वह राष्ट्रकूट वंश भी शासन कर रहा था। तो इस राष्ट्रकूट वंश से इसने स्वयं वैवाहिक संबंध स्थापित किए। राष्ट्रकूटों का जो कृष्ण तृतीय था उसकी पुत्री से स्वयं का विवाह किया, और साथ में अपना जो पुत्र था परांतक का, उसका चेर शासक रथाणु रवि था, उसकी पुत्री के साथ भी विवाह करता है। तो स्वयं का विवाह किसके साथ करता है? ये राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूटों में कृष्ण तृतीय के साथ में की पुत्री के साथ। स्वयं का विवाह कृष्ण तृतीय की, और परांतक जो इसका पुत्र है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, परांतक का चेर शासक रथाणु रवि की पुत्री के साथ में। तो इसके द्वारा दो वैवाहिक संबंध बनाए गए। तो इसने स्वयं के साथ साथ अपने पुत्र की स्थिति भी मजबूत कर दी। किसके द्वारा? आदित्य प्रथम ने, यानी महत्वपूर्ण शासक है इस वंश का, जिसने इस वंश को विजयालय ने जो काम अधूरा छोड़ा वो उसने पूरा किया। अपराजित को पराजित किया, गंगनरेश पति को पराजित किया। यहाँ अपराजित को पराजित करने पर कोदंडराम की उपाधि भी है इसकी। परांतक वीर नारायण के पराजय है जो पांड्य शासक था। स्वयं का विवाह राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय की पुत्री के साथ में करता है, और परांतक अपना जो पुत्र है उसका विवाह चेर शासक रथाणु रवि की पुत्री के साथ में करता है। इसके अलावा देखिए, इसकी जो विशेष बात है, ये शैव धर्मानुयायी था, शिव को मानने वाला था। वैसे सारे ही चोल जो हैं वो शैव धर्मानुयायी थे, किंतु ये विशेष रूप से शिव भक्त था। इसलिए इसने कावेरी नदी के मुहाने, जो कावेरी नदी है दक्षिणी भारत में, उस नदी के तट पर शैव मंदिरों का निर्माण भी करवाया। तो शैव धर्मानुयायी इसके लिए विशेष लिख देता हूं, शैव धर्मानुयायी था। और कावेरी के मुहानों पर, कावेरी दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदी है, गंगा है, कावेरी के मुहानों पर, नदियां तट पर शैव मंदिर निर्माण। तो ये इस आदित्य प्रथम की विशेष उपलब्धियां रही हैं। इसके बाद जो हम आगे देखने वाले हैं वो है इसका पुत्र परांतक प्रथम के बारे में। ठीक है, आदित्य प्रथम की हमारी इतनी ही उपलब्धियां हैं जो ये प्राप्त करता है, और इसके बाद ये साम्राज्य एक स्थिरता प्राप्त कर लेता है। विजयालय के बाद इस वंश के अगले शासक के बारे में हम देखते हैं, वो है परांतक प्रथम। तीसरा शासक इस वंश का परांतक प्रथम। समय 907 से लेकर, यानी जब ये पिता की मृत्यु के बाद में शासक बनता है, और लगभग 50 सालों तक यानी 955 तक ये शासन करता है, यानी एक लंबे समय तक शासक बनते हैं। इसके बाद चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसकी जो विशेष बात है, इसने भी दक्षिणी भारत में जो पांड्य शासक थे उनको पराजित किया, और पराजित करने के बाद जैसे उसने कोदंडराम की उपाधि धारण की थी, परांतक जो प्रथम है इसने मदुरई कोंड की उपाधि धारण की, जो इसके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। जो पांड्य शासक था मारवर्मन राज सिंह द्वितीय, इसकी उपलब्धि के बारे में बात करते हैं। पांड्य शासक, पांड्यों का शासक कौन था? मारवर्मन, कहीं कहीं राज सिंह द्वितीय भी मिलता है केवल। मारवर्मन राज सिंह द्वितीय जो था उस पर पहले तो क्या किया? आक्रमण किया। अब आक्रमण करने के बाद मारवन किसकी सहायता के लिए जाता है? सिंघल, जो सिंघल यानी श्रीलंका के शासक कश्यप पंचम की सहायता मांगता है।
मारवर्मन किसके पास चला जाता है? आक्रमण करता है परांतक। तो परांतक के आक्रमण से भयभीत होकर मारवर्मन सिंगल यानी श्रीलंका के शासक कश्यप पंचम की सहायता की याचना करता है। दोनों की सेना सम्मिलित होकर संघर्ष होता है परांतक प्रथम के साथ में। दोनों के मध्य वेल्लूर का युद्ध होता है। परांतक और मारवर्मन के मध्य कौन सा युद्ध होता है? वेल्लूर का युद्ध होता है। और इस वेल्लूर युद्ध में मारवर्मन और कश्यप दोनों के दोनों परास्त हो जाते हैं। वेल्लूर के युद्ध में किससे? परांतक प्रथम से। मारवर्मन और कश्यप पंचम जो श्रीलंका का शासक था, दोनों इस युद्ध में परास्त हो जाते हैं और श्रीलंका की जो काफी हिस्सा है वो भी परांतक प्रथम के अधिकार में आ जाता है, किंतु स्थायी नहीं रह पाता। आगे अगर हम देखें इसके बाद में वेल्लूर युद्ध के बाद में इसकी उपलब्धियों के बारे में, तो वो है जो इस समय दक्षिणी भारत में दो वंश छोटे मोटे शासन थे, राज्य थे। उनमें जो एक तो वानो जिनको कहता है वान और वेदुम्ब, इनकी भी पराजय करता है। तो यहाँ पर इसकी उपलब्धियों में नाम जुड़ता है वानो व वेदुम्बों की पराजय। यानी इसके द्वारा इनको भी जीता जाता है, वानो और वेदुम्बों को भी परास्त किया जाता है। साथ ही ध्यान रहे, और राष्ट्रकूट जो शासक है कृष्ण तृतीय से इसका युद्ध होता है परांतक का, और उससे किंतु ये युद्ध में परास्त हो जाता है। तोकोलोई का युद्ध होता है, उस युद्ध में कौन परास्त हो जाता है? परांतक प्रथम इस युद्ध में परास्त हो जाता है। राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय, और उससे युद्ध में पराजित। युद्ध का नाम है तोकोलोई का युद्ध। इस युद्ध में ये कौन पराजित हो जाता है? परांतक इस युद्ध में परास्त हो जाता है राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय से। अब इसकी उपलब्धियों के बारे में बात करें तो इसने जो है कोरंगनाथ के शिव मंदिर का निर्माण हुआ था इसी के समय में। कोरंगनाथ का जो शिव मंदिर है उनका निर्माण भी इसी के समय होता है, परांतक प्रथम के समय में। ये इसकी विशेष उपलब्धि है क्योंकि शिव भक्त हैं सारे के सारे, तो ये इसके समय में कोरंगनाथ के शिव मंदिरों का निर्माण होता है। और चोल साम्राज्य में या चोल जो वंश जितना समय रहा, उस वंश के समय में एकमात्र संस्कृत का ग्रंथ लिखा वेंकट माधव के द्वारा। किसने लिखा? वेंकट माधव। और वेंकट माधव ने एकमात्र संस्कृत का जो ग्रंथ लिखा वो है ऋग्वेद पर भाष्य। ऋग्वेद जो लिखा गया था उस पर भाष्य लिखा है। किसने? भाष्य किसने लिखा? वेंकट माधव ने। संस्कृत का एकमात्र चोल साम्राज्य में। चोलों के समय, तो ये भी इसके समय में ही लिखा गया वेंकट माधव के द्वारा ऋग्वेद भाष्य। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अब देखिए इस परांतक प्रथम के बाद में 955 से लेकर जो 985 का समय है वो थोड़ा सा इसका पतन का काल माना जाता है, 985 ईस्वी तक का। इसके बारे में उपलब्धियों के वापस देख लेते एक बार। पांड्य शासक मारवर्मन द्वितीय पर आक्रमण करता है। वो आक्रमण से बचने के लिए सिंघल के शासक या श्रीलंका के शासक कश्यप पंचम की सहायता लेता है और दोनों की सेना सम्मिलित होती है, और जिसमें पांड्य शासक परांतक प्रथम विजित होता है। दोनों हार जाते हैं और इसके बाद वान और वेदुम्बों की पराजय भी होती है। यहां मैंने बताया था परांतक ने इन दोनों को हराने के बाद में मदुरई कोंड की, किसकी उपाधि? मधुर कोंड की उपाधि। कोंड का मतलब होता है हनन करने वाला। कोंड उपाधि धारण करता है मदुरई कोंड की उपाधि। किसने? प्रांतक प्रथम ने।
राष्ट्रकूट वानर वेदुंबो की पराजय होती है, राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय से युद्ध में पराजित स्वयं होता है, तो कोलोई का युद्ध है, कोरंगनाथ के शिव मंदिरों का निर्माण होता है, वेंकट माधव इसके समय में संस्कृत का एकमात्र ग्रंथ लिखता है जिसका नाम है ऋग्वेद पर भाष्य। इसके अलावा अब इसके प्रांतक प्रथम के जो उत्तराधिकारी हैं वो थोड़े कमजोर हैं और एक तरह से इसका पतन का समय माना जाता है किसका, इस चोल साम्राज्य का। 20 वर्षों का जो समय है, 30 वर्षों का। इसके बाद जो अगर देखें प्रांतक के बाद में जो कुछ प्रमुख शासक हैं जिनमें अरिजे, इस वंश के जो प्रमुख शासक थे हम देख चुके हैं, पर बीच में एक 30 साल का गैप ऐसा आएगा जहां पर ये कुछ इस तरह के शासक होंगे। अरिजे हो गया, सुंदर चोल हो गया, परांतक बाद में परांतक द्वितीय आएगा, उत्तम चोल आएगा, ये कुछ प्रथम प्रमुख शासक हैं। परांतक, द्वितीय, फिर उत्तम चोल। तो इसके समय में एक तरह से ये पतन का काल माना जाता है। ये काल क्या माना जाता है, पतन काल। कब से कब तक का समय है ये, 955 से लेकर 985 ईस्वी तक का समय, जो 30 वर्षों का समय है वो क्या कहलाता है, पतन का काल कहलाता है इस वंश का। और इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो राजराज प्रथम, जो हम देखने वाले हैं अगली क्लास में, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, जो इस वंश के महत्वपूर्ण शासक है। धन्यवाद।